नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल छात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में, और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राई एंगल्स। ओके, ट्राइंगल्स का ये कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट 8, मतलब 7 तक मैंने फिनिश कर दिया है। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो प्लीज चेक इट आउट। ओके, नाउ हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ना बाकी है, मैं इसमें बताती हूँ। देखो, हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है फिनिश, सिमिलर फिगर टॉपिक फिनिश हो चुका है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ये भी हो चुका है। ओके, यहाँ आपको एक्सरसाइज मिले होंगे, 1 सेकेंड। यहाँ आपको एक्सरसाइज मिले थे, एक्सरसाइज 6.1 एंड एक्सरसाइज 6.2। ओके, इसमें एक्सरसाइज हम लोगों ने दोनों फिनिश कर लिए। अब आपका लास्ट टॉपिक है ये एक तरह से। उसके बाद तो समरी है। समरी आपको पता ही है कि ऑल ओवर एक नजर में देखते हैं पूरे चैप्टर को, वही हमारा समरी होता है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि हम कब हम किसी ट्राइंगल को बोलेंगे कि ये सिमिलर है। ठीक है, और इस पे आपका लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज नहीं कराने वाली, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, ग्रेट। सो तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ये है हमारा टॉपिक आज का। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो इसका, उसके बाद एक्सरसाइज करना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है सिमिलरिटी का कंडीशन, कि कब हम दो ट्राइंगल को, दो त्रिभुज को बोलते हैं कि वो सिमिलर है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया है, उसके बाद भी बताया है, बट एक बार फिर से जान लीजिए, कोई हर्ज नहीं है जानने में। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो कब हम कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स, जैसे ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ABC और दूसरा है DEF, दिख रहा है, ये कब सिमिलर कहलाएगा? जब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं? देखो, ये A का करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ D है, आप E को नहीं बोल सकते। ओके, B का करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है? E है। ठीक है, आप F को नहीं बोल सकते। और C का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? F। आप किसी और एंगल को C के करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बोल सकते। ठीक है, संगत भुजा, संगत कोण। ठीक है, यहाँ एंगल की बात हो रही है तो कोण, संगत कोण तो संगत भुजा, ये बात समझ में आनी चाहिए। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके संगत भुजा संगत कोण के बारे में। ठीक है, तो जब ये इक्वल हो, और एक चीज और, ठीक है, यहाँ एंड, देखो एंड लिखा है ना, एंड द सेकंड थिंग AB अपॉन DE, AB ये वाले साइड, AB अपॉन DE मीन संगत भुजा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, देखो ये रेशियो निकाला गया है, अपॉन में लिखा गया ना, इट मीन्स कि रेशियो निकाला गया है। कौन सा, किसका रेशियो? फर्स्ट त्रिभुज के साइड का अपॉन दूसरे त्रिभुज के साइड का, और वो दोनों साइड कैसे होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड्स होने चाहिए, संगत भुजाएं होनी चाहिए। आप AB का डिवीजन इससे नहीं कर सकते, EF से। अगर करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आप नहीं कर सकते। सिमिलरली BC कहाँ है? ये BC अपॉन EF, BC की संगत भुजा EF। ओके, उन दोनों का रेशियो जो आए, रेशियो निकाल के रखो। और CA मीन्स ये भुजा एंड FD मीन्स ये भुजा, इन दोनों का रेशियो निकालो। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल आता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगा ना रेशियो, तो अगर वो तीनों इक्वल आता है, सबका मान
इस इतने बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना करने पे अगर सबका मान एक ही आता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, ऐसे। ठीक है, सिमिलर का सिंबल ऐसे, तभी हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, अदरवाइज नहीं। कोई भी अगर एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है अगर ये, तो हम बोल देंगे नहीं ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, बस सीधी सी बात है। बट एक ट्विस्ट है इधर, देखो क्या ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है कि हमें कितनी चीजें यहाँ चेक करनी पड़ रही हैं, हमें क्या क्या चेक करना पड़ा। देखो सबसे पहले तो हमें सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल देखना पड़ा है। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है ऑब्वियसली है। तो साइंटिस्ट ने क्या, मैथमेटिशियन ने क्या किया कि उन्होंने कुछ ऐसा निकाला कि क्या कोई अदर वे है कहने का कि ट्राइंगल सिमिलर है, इतना लॉन्ग प्रोसेस ना करना पड़े उसकी बजाय। तो उन्होंने पाया कि यस है, हमारे पास एक रास्ता है। मैथमेटिशियन के पास हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कुछ नहीं तो आप लेट करके सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं। तो थ्योरम बनाया गया, वो तो थ्योरम तो बाद में बनते रहते हैं, बट उनका आइडिया जो था वो था काबिले तारीफ। वो क्या था, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding side in the same ratio or proportion and hence the two triangle are similar। इसमें देखो क्या कहा गया है कि अगर मैं ट्राइंगल बना लूं फिर उसके बाद समझाती हूँ, ठीक है। देखो टू ट्राइंगल्स हैं, हम सिमिलर कब कह सकते हैं इसको। पहले तो क्या था, फिर से देख लो एक बार रिकॉल। सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एकदम एग्जैक्ट। अगर ए 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री ही मान लो, 60 डिग्री है तो डी भी 60 होना चाहिए। 59 डिग्री नहीं माना जाएगा, 61 इक्वल नहीं माना जाएगा, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए सारे एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जहां साइड्स की बात हो रही है तो साइड्स इक्वल नहीं, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी वो सिमिलर फिगर कहलाएंगे या सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। तो अभी क्या कहा गया कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स की हम बात करें, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है ट्राइंगल्स, तो ऑब्वियस थिंग है हम इसमें अदर ऑब्जेक्ट की बात, अदर शेप्स, अदर फिगर्स की बात नहीं करेंगे। हम, मेरा मेन काम रहेगा ट्राइंगल पे बात करना, ठीक है। इसीलिए मैं घूम फिर के ट्राइंगल को ही इंडिकेट करूंगी। थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल ले सकती हूँ अदर किसी ऑब्जेक्ट का, बट हम मेन काम हमारा ट्राइंगल पे ही होना है। तो दो ट्राइंगल कब कहे जाएंगे कि वो सिमिलर हैं, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही इक्वल हो जाए। जो कितना आसान हो गया, कितना करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स अगर ये ट्राइंगल का नाम मैं दे देती हूँ ए बी सी, इसका दे देते हैं पी क्यू आर। तो कह रहा है कि अगर ए पी के इक्वल हो, बी क्यू मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तो ही हम कह सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल्स आर व्हाट, सिमिलर। तो ही हम कह देंगे, हमें साइड्स का रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं। अब बोलोगे कि क्या ये चेंज हो गया, नहीं, वही हमारा प्रॉपर्टी वही है, पहले वाला है, बट साइड्स का रेशियो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, ऐसा ट्रुथ है। तो आपको क्या करना है, आप एंगल बनाने आता है, अपने प्रीवियस क्लास में एंगल बनाया है, कोई भी एक ट्राइंगल बनाइए, आप उसके एंगल को मेजर करिए, ठीक है। छोटा बड़ा एग्जैक्ट बनाओगे तो एग्जैक्ट रहेगा ही रहेगा, बट इसलिए मैंने छोटा बड़ा बनाया है क्योंकि सिमिलरिटी डिफाइन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू कॉन्ग्रुएंटी, ठीक है।
तो कॉन्ग्रुएंट तो तभी हो जाएगा जब एकदम एग्जैक्ट एंगल एग्जैक्ट हो, साइड्स एग्जैक्ट हो, तो हम कह ही देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी होगा। लेकिन सिमिलरिटी तब दिक्कत करेगी जब एक फिगर छोटा हो और एक बड़ा हो। तो आप क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, एक नहीं दो करेंगे। ट्राइंगल का शेप आप साइज छोटा बड़ा रखिए, ठीक है। और अंदर के एंगल्स को मेजर कर लीजिए, उनके संगत करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, कि ये जितना है क्या ये भी उतना है, क्या ये जितना है एंगल है क्या उतना ये भी है, क्या अगर सी एंगल जितना है क्या उतना आर भी एंगल है। तो आप ये काम कर लो, एग्जैक्ट सेम कर लो पहले इसको, कि बी को क्यू के इक्वल कर लो, ए को पी के इक्वल कर लो, सी को आर के इक्वल कर लो, ये काम कर लो। उसके बाद आप क्या करना कि ए बी निकालना, कुछ सेंटीमीटर आएगा, कुछ आएगा ना ए बी। फिर आप क्या करना, पी क्यू निकालना, कुछ सेंटीमीटर आएगा। ये होमवर्क है आपका, होमवर्क। ए बी निकाला, कुछ सेंटीमीटर आया आपका, पी क्यू निकाला, कुछ सेंटीमीटर आया। अब इन दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना। क्या करोगे, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू निकालना, कुछ आएगा समथिंग, ठीक है, वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है। सिमिलरली बी सी आप निकालोगे, कुछ सेंटीमीटर में ही ड्रॉ करोगे ना, मीटर में तो नहीं, कॉपी पे सेंटीमीटर में ही करना। बीसी अपॉन बीसी हो गया। फिर उसके बाद क्यू आर निकालना, क्यू आर कुछ सेंटीमीटर आएगा। फिर इन दोनों का रेशियो निकालना, बीसी अपॉन क्यू आर, ठीक है, कुछ आएगा उसका वैल्यू, ठीक है, सॉल्व करने पे जो भी है। उसके बाद क्या करना आप, ए सी कुछ सेंटीमीटर आएगा, उसके बाद आरपी कुछ सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो फिर इसका रेशियो निकाल लेना, जैसे ए सी अपॉन आर पी, तो कोई वैल्यू आएगी। अब देखोगे तुम कि ये तीनों एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं, मतलब अगर ये यहाँ 1/2 आ रहा है तो यहाँ भी 1/2 आएगा। अगर यहाँ 1/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है, या जो भी कुछ आ रहा है, तो तीनों में सेम आएगा। कब सेम आएगा, जब अंदर के सारे एंगल्स, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप इक्वल लेके चलोगे तो, ठीक है। अपने आप ही उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। हमें 2 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक ही बार मेहनत से मेरा दूसरा रिजल्ट आ जाएगा कि एंगल अगर हम इक्वल रखेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। ये आपका होमवर्क 1 है। एक अनदर वर्क मैं देने जा रही हूँ आपको, वो क्या है, और इसको, हाँ, इस थ्योरम का नाम है, इस स्टेटमेंट का नाम है, जो भी कह लो, इसको बोलते हैं ए, ठीक है। या तो आप सिर्फ डबल ए भी बोल सकते हैं, या तो ट्रिपल ए, वेयर ए फॉर एंगल, एंगल, क्योंकि यहाँ पे हम एंगल देख के काम कर रहे हैं, है ना, इसीलिए इस थ्योरम का नाम दिया गया है एंगल, जिसे हम शॉर्ट बोलते हैं ट्रिपल ए, ठीक है। डबल ए का क्या मतलब है, अगर दो ही एंगल हम देख लेना कि सेम रखे दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल रहेगा। कैसे, चलो मैं इसको ही बता देती हूँ। रखो किसी त्रिभुज में, सपोज एक त्रिभुज है ये, और ये दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है। मान लो ये है हमारा 60, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 60 है। इसका नाम है ए, इसका नाम है पी, इसका नाम बी, ये सी, ये पी क्यू आर, ठीक है। 60 ऊपर वाला क्या क्या करें, सपोज 40 है, नहीं 40 नहीं, 50 रखते हैं, 50 डिग्री, ठीक है। और इसकी संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, 50 हो गया। तो बताओ क्या सी और आर इक्वल नहीं हो जाएंगे, क्या होता है, हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में
तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है 180, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 होता है। ये हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो एंगल ए कितना है आपका 60, ओके गुड, एंड एंगल बी 50, ओके फाइन, एंड एंगल सी वी डोंट नो, ओके नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू 180। ये हमने कर दिया। अब 60 प्लस 50 110 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल सी हम नहीं निकाल सकते, 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, यही आएगा ना, यस। तो एंगल सी का मान 70 आ गया। ठीक, ये हम बात किए हैं इस फर्स्ट त्रिभुज की, सपोज, ओके। अब इधर आओ, इसमें भी सेम चीज लगाओ, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू क्या होगा 180। एंगल P कितना है 60 डिग्री प्लस एंगल Q कितना है 50 डिग्री प्लस एंगल R वी डोंट नो इज इक्वल टू 180, ओके। 60 50 क्या 110 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल R आ नहीं गया 70 डिग्री, 180 में से 170 घटाएंगे, 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। तो क्या दोनों सेम नहीं आ गए, देखो ये वाला सेम आ गया, ऑटोमेटिकली आ जाएगा सेम। तो सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ दो करस्पॉन्डिंग एंगल जानने की जरूरत है, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक उसी तरह अगर सपोज ये ना देके हमें सपोज ये एंगल फाइंड करने को बोलता हूँ और ये हमें दे दिया होता कुछ भी 70, सपोज 70, ठीक है। तो जो B का वैल्यू आएगा वही तो Q का आएगा, क्योंकि 180 में से फिर हम इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे 180 में से, ठीक है। इसको भी 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल B अपने आप ही एंगल Q के इक्वल आ जाएगा। तो हमें तीनों कोण ना निकाल के हम सिर्फ दो ही कोण निकालेंगे ना तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए ट्रिपल ए या तो निकालिए या तो आप सिर्फ सिंगल से काम नहीं चलेगा, डबल आपको निकालना पड़ेगा। 2 बार कम से कम मेहनत कर लो। उसके बाद अगर सिर्फ दो ही एंगल इक्वल हो जा रहे हैं ना, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जा रहे हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो आप उस ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह हम यहाँ भी लिख सकते हैं, in this situation we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR। अब ये बताओ एक चीज, क्या ट्राइंगल ABC is similar to triangle QRP मैं लिख सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते आप। अगर आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स आपको पता है क्या होंगे, घटेंगे, ठीक है। क्यों? इससे ये पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज नहीं है सिमिलरिटी की, ठीक है। भले आपने कितना भी रटा हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, उससे आपके इस लिखावट से पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपको सिमिलरिटी का आइडिया नहीं है, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है सिमिलरिटी को, ठीक है, कुछ याद करके आया हुआ है बच्चा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं करना है, देखो इसको ध्यान से, रुको मैं एंगल है आपका कोई भी ए बी सी, सपोज ये है आपका पी क्यू आर, ठीक है। इसमें अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है तो मैंने ऐसे लिखा। अब एंगल बी अगर इक्वल है एंगल क्यू के तो ऐसा किया, एंगल फिर सी इक्वल है एंगल आर के। तो उसी क्रम में, क्रम बहुत जरूरी है, ठीक है, ऑर्डर जरूरी है कि आप किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। ए के बाद अगर आप बी लिख रहे हैं, बी के बाद सी लिख रहे हैं, तो उसी ऑर्डर में भी इसको अनदर ट्राइंगल को भी लिखना पड़ेगा। पी उसके बाद क्यू तब आर, क्यू आर पी कर देंगे, पी आर क्यू कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये गलत तरीका है लिखने का,
सही तरीका क्या है, 3 तरीके से लिख सकते हैं आप किसी भी ट्राइंगल को कि वो सिमिलर है। पहला तो ए बी सी, ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल बी सी ए, ठीक है। देखो मैं ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज को, ऑर्डर सेम है। ए को हटा के मैं बी सी ए लिखा है। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या चेंज आएगा, क्यू आर देन पी। यहाँ पे देखो बी इक्वल है क्यू के, देखो बी इक्वल है क्यू के, यस इक्वल है। एंड सी, व्हाट अबाउट सी, सी ऑल्सो इक्वल टू आर, यस डेफिनेटली। एंड देन थर्ड वन ए, क्या ए इक्वल है पी के, क्योंकि ये देखो लास्ट में पी है, तो यस इक्वल है। इट मीन्स कि हमारा ये लिखने का तरीका सही है, ठीक है। आप एक बार लिख कर फिर फिगर को देख के श्योर हो जाना, अदरवाइज आपका लिखना बेकार हो जाएगा। एक तीसरा वे है लिखने का, 3 तरीके से लिख सकते हैं, इसके अलावा और भी कोई ट्राई करेंगे, थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करेंगे किसी भी लेटर्स के साथ तो हो जाएगी गड़बड़। बी सी ए हो गया, अब सी ए बी, क्या ये सिमिलर है? अब बताओ सी, सी एंगल पकड़ो, ये रहा मेरा सी एंगल। सी की संगत कोण कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, आर, तो हम क्या लिखेंगे पहले, आर। समझ आया, ये है तरीका लिखने का। उसके बाद ए, सी के बाद मैंने ए लिखा है, ए यानी ये वाला, इस ए का संगत कोण कौन सा है, पी, तो हम पी लिखेंगे ए। उसके बाद बी, लास्ट वाला बचा, तो लास्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन ही बचेगा आपके पास, वो है आपका क्यू। तो लास्ट वाला लिखने में दिक्कत नहीं है, बस स्टार्टिंग के 2 एंगल लिखने में आपको दिक्कतें आएंगी। और इन तीनों के अलावा अगर आपने कुछ भी छेड़छाड़ किया ना, सी की जगह ए की जगह सी, या बी की जगह ए की जगह बी, ऐसा कुछ कर दिया तो आपका लिखना गलत है, वो लिखने का गलत तरीका है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि कैसे लिखा जाता है। ये सिमिलर फिगर बना देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आप जो लिखे हैं उसको बहुत ही केयरफुली लिखना पड़ेगा, ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे एंगल सी इंडिकेट कर रहा है इज इक्वल टू एंगल आर के, इसका मतलब ठीक उसी तरह यहाँ एंगल ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंगल पी के इक्वल है, ठीक उसी तरह एंगल बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एंगल क्यू के है, इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब हर एक लिखने का मतलब यही है। बात समझ में आ रही है? ओके ग्रेट। तो एंगल वाला आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। आपको होमवर्क, पहला आपको होमवर्क मिला है, अब 2 कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करो, उसके अंदर का एंगल आप सेम रखना, ठीक है। छोटा बड़ा ड्रॉ करना और अंदर का एंगल सेम रखना, अंदर का एंगल मतलब अंदर के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम रखना, ओके। उसके बाद साइड का रेशियो निकालना, देखना वो सेम आएगा। नहीं सेम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर सेम नहीं आया मीन्स आपने ही एंगल को गलत बनाया है, ठीक है। मैथमेटिशियन कभी गलत नहीं हो सकते, आप ही गलत हो सकते हैं, ओके ग्रेट। तो अनदर थ्योरम है क्या, चलो देखते हैं क्या है। इफ इन 2 triangles sides of one triangles are proportion to, yeah, that is in the same ratio of the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the 2 triangles are similar। मीन्स अभी देखो यहाँ क्या करना है, अभी हम क्या देख रहे थे कि एंगल अगर इक्वल हो ना, दो त्रिभुज के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो उनके साइड्स का रेशियो भी ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा ही आएगा, ये हमें पता था। अब उसी का अपोजिट कह सकते हो आप, ये है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी भी 2 ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो उनके अंदर के जो एंगल है ना वो भी इक्वल आएंगे, एग्जैक्ट सेम आएगा, ठीक। तो मैं सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करूं,
ठीक है, देखो दो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, इसमें क्या देगा, इफ इन टू ट्राइंगल्स, ओके, टू ट्राइंगल्स क्या, साइड्स ऑफ वन एंगल आर प्रोपोर्शन टू, प्रपोर्शन में हो मतलब कि रेशियोज में हो, चीज वही, प्रोपोर्शनल बोल दो या रेशियो बोलो, चीज वही है, ठीक है। साइड्स का रेशियो क्या हो, इक्वल रेशियो में हो, तो हम कहेंगे कि उनके अंदर का जो एंगल है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, वो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। हमें सिर्फ साइड्स का रेशियो बस फाइंड करना रहेगा, अंदर के एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये आपका होमवर्क नंबर 2। दूसरा होमवर्क क्या करना है आपको, आपको एक दो ट्राइंगल, सॉरी, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, बनाना है, एक छोटा बनाना है, एक बड़ा बनाना है, ताकि रेशियो तभी अच्छा लगेगा रेशियो फाइंड करने में। अदरवाइज एकदम एग्जैक्ट इक्वल बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है, देख के ही पता चलेगा कि इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर, तो फिर क्या करना, सुनो मैं बता रही हूँ। इसको 2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ रखना, ए बी की लंबाई रखना 2 सेंटीमीटर, पी क्यू की रखना 4 सेंटीमीटर, ओके। इसकी रखना 3 सेंटीमीटर, इसकी रखना 6 सेंटीमीटर, इसकी रखना 4 सेंटीमीटर, और इस यहाँ रखना आप 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं लेंथ लिख रही हूँ, ए बी की लंबाई, ये ए बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर रखना, बी सी 3 सेंटीमीटर रखना, ए सी रखना 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली पी क्यू की लंबाई रखना 4 सेंटीमीटर, क्यू आर की लंबाई 6 सेंटीमीटर एंड पी क्यू की लंबाई रखना आप 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब इनका रेशियो क्या आएगा बताओ, ए बी, अगर मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ये ए बी अपॉन पी क्यू क्या आ रहा है, 2/4, 1/2, ओके गुड। another sides, another corresponding sides, BC अपॉन, BC की corresponding sides क्या है, QR, Q and R, तो BC क्या है 3, QR क्या है 6, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आएगा 1/2, ओके ग्रेट। एंड द थर्ड एंड द लास्ट, AC अपॉन, AC की करस्पॉन्डिंग साइड, ये सी करस्पॉन्डिंग साइड PR, P एंड R, AC है हमारा 4, R PR है हमारा 8, तो ये भी आया 1/2, ठीक है। देखने से स्पष्ट है कि तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो अब आपको क्या काम करना है, अंदर के एंगल को आप मेजर करोगे, तो देखोगे कि जो एंगल A है ना वो P के इक्वल आएगा, ठीक। एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल आएगा, और एंगल C आपका किसके इक्वल आएगा, एंगल R के, ठीक है। ये आएगा, ऐसा आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है मीन्स आपने कुछ गड़बड़ी की है, ठीक है। नहीं आता है या आता है, जो भी जैसा आता है कि थोड़ा सा रह गया या मैम थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो जो भी अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स तो हाजिर है, आप उसमें कमेंट करके अपने प्रॉब्लम लिख सकते हैं कि बनाने में ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, ठीक है। और ट्राइंगल बनाना तो आता ही होगा आई होप। पहले 4 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करना, फिर प्रकार होता है ना, सब प्रकार से 3 सेंटीमीटर का कट लगाना, एक इधर से और इधर 2 सेंटीमीटर का कट लगाना, ऐसे फिर दोनों को मिला देना बेस से, यहाँ से AC से, तो आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा। सिमिलरली वहां भी एक बेस, सबसे पहले बेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करेंगे आप, फिर P पर नोक रख के, प्रकार की नोक को P पे रखेंगे, फिर 4 सेंटीमीटर का कट लगाइए इधर, फिर Q पे नोक रख के 6 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे इधर, तो जहां भी इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट उसको मिला दीजिएगा, ठीक है, बेस पे। और फिर एक बार नाप भी लेना स्केल से कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। सिमिलरली इधर भी 2, 3, 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। फिर अब आप देखोगे ना कि अंदर का जो एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो
सेम एकदम इक्वल। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी आपका 40 डिग्री ही आएगा, ठीक है। बाकी के अदर भी तो मैं लिख नहीं रही हूँ अपने तरफ से कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आपका जो आएगा वो आप बताना कि आपका क्या आया, कि आपने कितना ड्रॉ किया तो आपका क्या आया। बाकी आप जो भी दिक्कत है वो बता देना। और इसे हम बोलते हैं इस थ्योरम को साइड साइड साइड, क्योंकि हमने साइड पे स्टडी करके एंगल को फाइंड किया। तो एंगल तो बाद में हमें पता चला ना, हमने पहले किस पे फोकस किया था, साइड पे। और 3 बार साइड क्यों लिखा है, ये 3 बार ऐसा नहीं कि सुंदर लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है 3 साइड लिखने में। ये पहला साइड का मतलब ये वाला साइड, दूसरा साइड मीन्स ये, तीसरा ये, दिस वन। ओके, एक ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3, तो इसीलिए 3 बार लिखा गया है साइड साइड साइड। ओके, इसे हम ट्रिपल एस भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट। और देखो हमने 2 थ्योरम अभी तक जाना। एक तो सबसे पहले तो मेन हमारा यही होता है कि एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए, तो हम सिमिलर कहेंगे। ये तो हो गया एकदम नॉर्मल, ठीक है। क्राइटेरिया की बात करें तो हम क्या पाए, अगर हम कि हम अगर 2 ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रख रहे हैं ना, तो उनके साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जा रहा है। ये तो देखा हमने अभी। और दूसरा क्राइटेरिया जो कि आपके सामने है कि साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो अंदर के एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे, आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली होगा। तो भी हम कहेंगे इस केस में कि 2 ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। नाउ अब एक तीसरा जो है मिक्स है। मिक्स मतलब क्या, कि इसमें एंगल का भी डिस्कशन है और एंगल का तो है साइड में, साथ में साइड का भी डिस्कशन होगा। वो कैसे होगा देखो, इफ one angle of triangle is equal to one angle to other triangle, then and the sides including these angle are proportional, then the 2 triangles are similar। दो यहाँ क्या कह रहा है, पहले मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं उसके बाद। देखो कह रहा है अगर किसी ट्राइंगल में, नाम दे दो, पहले नाम देना बहुत जरूरी है। हमारा भी नामकरण हुआ था तो हम इस ट्राइंगल का नामकरण करेंगे, ABC PQR हो गया। अब कह रहा है किसी भी 2 ट्राइंगल में अगर एक ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल इक्वल हो, सपोज ए हम इक्वल कर दे रहे हैं किसके, P के, ठीक है। जो मतलब एंगल ए जो है जितना डिग्री उतना ही डिग्री है एंगल P, ठीक। एक संगत कोण दोनों का इक्वल है, तो इससे इंक्लूडिंग मतलब कि इससे मिलता हुआ जो साइड है, ये वाला साइड AB एंड AC नॉट अदर, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। AB और AC इस ट्राइंगल में PQ एंड PR इक्वल है, मतलब कि दो एंगल, एक एंगल सेम हो और उससे मिलती हुई ये साइड सेम हो, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। बात समझ में आई। एक एंगल इक्वल होना चाहिए। देखो एंगल तो रेशियो में नहीं होता है, एंगल एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर ये 40 डिग्री है या 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होना चाहिए। इसमें रेशियो का काम नहीं चलता है। रेशियो का काम कब होता है, साइड्स में, ठीक है। तो ये और ये, इन दोनों का क्या हो, रेशियो, इन दोनों का रेशियो और बटा इन दोनों का रेशियो इक्वल आए तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल, इट मींस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, ठीक है, बात समझ आ रही है। एक तो एंगल तो साफ साफ दिख रहा है, देखो मैं साइड्स बता दूं लिख के।
साइड्स कैसे लिखेंगे, ए बी कैसे लिखा हमने, ए बी ये लिखा, तो इसकी संगत साइड क्या है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, पी क्यू, उसको निकालेंगे। फिर दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी, ए सी, इस ट्रायंगल में ए सी और इसमें क्या, पी आर। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल आएगा, ये जो आएगा वही चीज ये भी अगर आए, ठीक है, तो इस केस में कहेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे हमें बाकी दो एंगल और निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तीसरा साइड निकालने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो काम आसान हुआ कि नहीं, हो गया। ठीक है, बस हमें ये याद रखना पड़ेगा कि दो साइड से मिलती हुई एंगल को ही लेना है और कोई दूसरी एंगल को नहीं लेना है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, तो कितनी क्राइटेरिया हमने पढ़ी है आज, 3 क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट है हमारा ट्रिपल ए, जिसको हम कहते हैं एंगल एंगल एंगल, ओके, जिसे हम डबल ए भी बोल सकते हैं। डबल ए में सिर्फ 2 एंगल को ही अगर हम इक्वल दे दिया हमारा तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। ठीक है, ये हो गया। ट्रिपल एस मीन्स साइड साइड साइड, तीनों ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि क्या, कि गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, और तीसरा हमारा क्राइटेरिया था साइड एंगल साइड, देखो एंगल बीच में है, इससे भी आप पता लगा सकते हो कि साइड, पहले साइड रहेगा फिर एंगल रहेगा फिर साइड रहेगा। बात इधर की करें, ठीक उसी तरह उल्टा, साइड फिर एंगल फिर साइड, ये हो गया। फिर साइड, सॉरी ये नहीं, दूसरा लेवल, साइड फिर एंगल तब साइड। ठीक है, इस तरह के केस में भी हम अगर कोई दो ट्राइंगल में ऐसा सेम मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है आपका, सिमिलर है। ठीक है, बात समझ में आई, 3 क्राइटेरिया हमने पढ़ा आज। नाउ समरी, इन दिस लेक्चर we have learned all 3 criteria of similarity. सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरिया जो थे फॉर ट्राइंगल, तो हमने आज वो सीखा है। कौन कौन सा, ट्रिपल ए, डबल ए से भी काम चल जाएगा, एंड ट्रिपल एस एंड एस ए एस। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे and see you in the next one. Till then, take care and thanks for watching.